अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज जिस सबक पर हम बात करेंगे वो फ़रातुल्लाह बेग का मज़मून ऊँ है। ये मज़मून तंज़ व मिज़ाह पर मुश्तमिल है। तो पहले हम बात करते हैं तंज़ व मिज़ाह के हवाले से। मज़ाक किसे कहते हैं? जब भी मज़ाक की बात की जाए तो उसके लिए हम हंसी मज़ाक का लफ्ज़ लेते हैं। जिससे मोहब्बत या कुर्बत का जज्बा हो, हम उसके साथ हंसी मज़ाक करते हैं। अदब में जब बात की जाए तो समाजी नाहमवारियों के लिए हंसी का एक ऐसा हरबा इस्तेमाल किया जाता है जिससे हम मुख्तलिफ़ दो चीज़ों की आपस में बैक वक्त मुशाबहत और तज़ाद से भी बाज़ दफ़ा नाहमवारी पैदा करने के लिए हंसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ज़बान और बयान के मुख्तलिफ़ हरबे भी होते हैं। मसलन रियायत लफ्ज़ी या तकरार लफ्ज़ी से भी मज़ाह पैदा होता है। बाज़ औक़ात मज़ाह निगार किसी मज़ाहिया सूरत हाल से और कभी कभी किसी मज़ाहिया किरदार की मज़ाक़ा ख़ेज़ हरकतों से मज़ाह पैदा करता है। दौर जदीद में पैरोडी या तहरीफ भी मज़ाह निगारी के लिए अहम हरबे की सूरत इख्तियार कर चुकी है। ज़िंदगी की नाहमवारियों पर हमदर्दाना नज़र जो डाली जाती है वो भी मज़ाह में शामिल है। मस्बत तर्ज़ अमल देखा जाए तो हमें मज़ाह में नज़र आता है। तंज़ की बात की जाए तो तंज़ मस्बत के बिल्कुल अपोजिट मनफी तर्ज़ अमल है, बिल्कुल उसके मुतज़ाद है। ताना होता है या छेड़छाड़ होती है जिससे हमें चुभन का एहसास होता है, निश्तर ये चुभन लगती है और ये हमारे मनफी जहनी रद्द अमल का नतीजा होता है। और बाज़ औक़ात इसमें नफ़रत का जज्बा भी पेश नज़र रहता है कि अपने नफ़रत के जज्बे को हम तंज़ के तौर पर बाहर निकालते हैं और गरूर व तकब्बुर के नतीजे में भी तंज़ का तीर चलाया जाता है। तो डॉक्टर वज़ीर आगा का कहना है कि तंज़ बुनियादी तौर पर एक ऐसे बाशऊर, हसास और दर्दमंद इंसान के ज़हनी रद्द अमल का नतीजा है जिसे माहौल की नाहमवारियों और बेअतदालियों ने तख्ता मश्क बनाया हो। मज़ाक के बरक्स तंज़ में निश्तर यानी चुभन का पहलू गालिब रहता है और जिसको हम तंज़ का निशाना बना रहे हैं यानी निशाना तमस्कुर के ख़िलाफ़ नफ़रत के जज्बात का इजहार लाजमी होता है। तो हम देखते हैं कि तंज़ और मज़ाक के अल्फाज को मिलाकर बतौर एक मुरक्कब के तौर पर तो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ़ुन मानी लफ्ज़ हैं, यानी दोनों के मायने में कदरे इख्तलाफ पाया जाता है। अब हम सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबक के कुछ इक़्तिबासात ऐसे हैं जिनकी वजाहत की ज़रूरत है। तो मैं पहले बात करूँगी मज़मून में यहाँ जो कहा जा रहा है ये ऊँ बहुत बामायने होती है। इसके एक मायने तो ये हैं कि बाप ज़िंदा हैं, खाने पीने और उड़ाने को बहुत मिलता है और अगर वो मर भी गए तो जायदाद मौजूद है, कर्ज़ा देने को साहूकार तैयार हैं, फिर पढ़ लिख कर अपना वक्त क्यों ज़ाया करें। यहाँ तालिब इल्मों के गैर संजीदा रवैये की बात हो रही है। फ़रातुल्लाह बेग ने गैर संजीदा रवैये को मौजू बनाते हुए तालिब इल्मों के हवाले से इज़हार ख़याल किया है। तलबा का तबका अक्सर औक़ात गैर संजीदगी का मुज़ाहरा करता है। पूरा साल खेल कूद में वक्त ज़ाया करना अपने लिए शायाने शान समझता है। पढ़ाई से भागने का उनका ये रवैया उनकी लापरवाही ज़ाहिर करता है। उनके पेश नज़र वालिदैन की दौलत पर अयाशी करना ज़िंदगी का मकसद करार पाता है और अगर उन्हें कोई काम या रोज़गार तलाश करना हो तो वो ये सोचते हैं कि वालिदैन कुछ ना कुछ करके बाहर जाने का, बैरून मुल्क जाने का इंतज़ाम करवा देंगे तो हम बाहर जाके कुछ ना कुछ रकम हासिल कर लेंगे, कोई ऐसी नौकरी कर लेंगे जिससे हम वहाँ से दौलत इकट्ठी कर सकेंगे। तो देखा जाए तो ऐसे लापरवाह तलबा की नज़र में तालीम की कोई अहमियत नहीं है। दूसरे इक़्तिबास पर बात करते हैं। इसमें मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि इस फ़ेल होने पर इधर उन्होंने ऊँ की, उधर माँ बाप ने ऊँ की। इस सूरत हाल में अब्बा और अम्मा दोनों की ऊँ का दूसरा मतलब है, यानी ये कि बच्चा अभी फ़ेल हुआ है। अव्वल तो दिल टूटा हुआ है, ज़रा कुछ कहा तो कहीं ऐसा ना हो कि रो रो कर अपनी जान हलकान करे या कहीं जाकर डूब मरे। गर्ज इस ऊँह ने साहबजादे साहब की तालीम का ख़ात्मा बिलखैर किया। यहाँ पर भी
طلبہ کے غیر سنجیدہ رویے کا ذکر ہو رہا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک طرف تو طالب علم غیر سنجیدہ ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے والدین بھی غیر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان کی غیر ذمہ داری ہی کی وجہ سے طلبہ کو ان کی اولاد کو اس قدر شے ملتی ہے کہ وہ بالکل پڑھنے لکھنے کو، تعلیم کو اپنے پیش نظر نہیں سمجھتے، اس کو کوئی مقصد نہیں گردانتے، بلکہ تعلیم سے دور بھاگتے ہیں۔ تو والدین کی غیر ذمہ داری کو بھی مصنف مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ والدین کا بیجا لاڈ پیار اور حمایت ان کی اولاد کا مستقبل خراب کرنے کی بنیاد بنتی ہے۔ طالب علم اگر اون کر کے اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑاتے ہیں تو والدین بھی اون کر کے سب کچھ نظر انداز کر دیتے ہیں جو ان کے بچوں کا مستقبل بنتا ہے۔ اب یہاں مصنف نے ایک اور جملہ کہا کہ گھر والی کی اون سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ اگر یہ اون ذاتی لڑائی جھگڑے تک محدود ہو تو ایسی صورت میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، کیونکہ صرف واحد رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جس میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں کیا جائے، تب ہی یہ اون فائدہ بخش، نفع بخش ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ہمیں تاریخ میں مثالیں اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو ان کے کوئی فائدے نہیں نظر آتے۔ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ میاں بیوی کے رشتے میں لڑائی جھگڑوں کی صورت میں مفید ثابت ہوتا ہے، لیکن گھریلو امور کے حوالے سے بیوی کا غیر سنجیدہ رویہ گھر کا پورا نظام درہم بھرہم کر دیتا ہے، اولاد بگڑتی چلی جاتی ہے اور خود والدین کے لیے مستقبل میں مسائل پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ صاحب مضمون کا اگلا اقتباس دیکھتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میاں بیوی کی یہ اون بعض دفعہ وہ کام کر جاتی ہے جو بڑے بڑے افلاطون صلاح کار بھی نہیں کر سکتے۔ بیوی کو غصہ آیا، میاں نے اون کر دی، چلو لڑائی کا خاتمہ ہوا۔ میاں کسی بات پر بگڑے، بیوی نے اون کر دی، میاں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اگر ان کے بجائے جواب دیا جاتا تو میاں کو گھر چھوڑنا اور بیوی کو اپنے میکے جانا پڑتا ہے۔ یہاں مصنف نے غیر سنجیدہ رویے کے حوالے سے میاں بیوی کے جھگڑے کا ذکر کیا ہے۔ شاید یہ واحد ایسا جھگڑا ہے کہ اس دوران غیر سنجیدگی کا مظاہرہ بہتر ثابت ہوتا ہے، اور صاحب مضمون کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس رشتے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ مفید رہتا ہے۔ مزید بحث و مباحثہ اور جھگڑا رک جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس موقع پر سنجیدہ رہا جاتا، غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا جاتا اور کسی بھی بات کو سنجیدہ لے لیا جائے تو ایسے میں یا تو میاں گھر چھوڑ کے چلا جاتا یا بیوی کو میکے جانا پڑتا۔ یوں یہ اون کبھی کبھار فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اور یہ جو جہاں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے تو اس حوالے سے صاحب مضمون نے صرف میاں بیوی کے رشتے کی مثال دی ہے کہ اس رشتے میں یہ اون مفید ثابت ہوتی ہے اور میاں بیوی کے رشتے کو ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے۔ اقتباس کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہاں صاحب مضمون کا کہنا ہے کہ ہر معاملے کی دو ہی صورتیں ہیں، فتح یا شکست، اور دونوں صورتوں میں اون نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ شکست پر جس نے اون کی اس نے گویا شکست کو شکست نہ سمجھا، ایسی شکل میں وہ تلافی کی کیا خاک کوشش کرے گا۔ جس نے فتح پر اون کی اس نے گویا اپنی ہمت کی قدر نہیں کی، وہ آج نہیں ڈوبا تو کل ڈوبے گا۔ دنیا میں وہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں جو فتح کو فتح اور شکست کو شکست سمجھیں۔ اب رہے اون والے جو لاپرواہی سے شکست اور فتح کو برابر سمجھتے ہیں، ان کا بس خدا ہی مالک ہے، دنیا سے اگر مٹ نہ جائیں تو کم سے کم جوتیاں ہمیشہ ضرور کھائیں گے۔ یہاں غیر سنجیدہ رویے کے حوالے سے فتح اور شکست کی بات ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کامیابی ہو یا ناکامی، اگر غیر سنجیدہ رویہ اختیار کیا گیا تو دونوں صورتوں پر میں اس سے نقصان ہی کا اندیشہ رہتا ہے۔ جس نے شکست پر یعنی ناکامی پر اونک کی اس نے شکست کو شکست نہیں سمجھا، یعنی جو اپنی ناکامی کو ناکامی نہیں سمجھتا اور یہ سوچتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے، میں ناکام ہو بھی جاؤں، تو وہ اپنی ناکامی سے بھی فائدہ اٹھانے کا، اس سے سبق لینے کی کوشش نہیں کرتا، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ دنیا میں پیچھے ہی رہتا ہے۔ اسی طرح سے جس نے فتح پر اون کی اس نے اپنی ہمت کی قدر نہیں کی، یعنی جو اپنے کامیاب ہونے پر بھی غیر سنجیدہ رہتا ہے کہ میں اگر کامیاب ہو گیا ہوں تو شاید میں اس بات کو ڈیزرو کرتا ہوں اور مجھے یہ چیز ملنی چاہیے تھی، تو اسی بات پر مصنف کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ہمت کی قدر نہیں کرتا، اپنی محنت کی قدر نہیں کرتا، آگے بڑھنے کی کامیابی کے لیے جذبہ اس میں نہیں ہوتا، وہ اس کو اپنے لیے ایک
तोहफ़तन समझता है कि मेरे लिए शायद फ़तह को तख्लीक कर दिया गया है, जबकि ऊँख करने वाले कहा जाता है कि फ़तह और शिकस्त दोनों को बराबर समझते हैं और बिलाखिर उनका मुकद्दर नाकामी ठहरती है। दुनिया में कामयाब वही लोग होते हैं जो फ़तह और शिकस्त दोनों से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अब हम इस मज़मून के मरकज़ी ख़्याल पर बात करते हैं। देखा जाए तो फ़रहतुल्लाह बेग ने नहायत ज़रीफ़ाना अंदाज़ में तंज़ो मज़ाक़ का से मदद लेते हुए मुआशरे के मनफी रवैये पर तनकीद की है। गैर ज़िम्मेदाराना और गैर संजीदा रवैया और लापरवाही बड़े नुकसान का पेश खैमा साबित हो सकती है। हम अहम से अहम बात को सिर्फ ऊँह कहकर नज़रअंदाज कर जाते हैं। ये रवैया कभी कभार आगे चलकर मज़ीद पेचीदा मसाइल को जन्म देता है। पहले भी मैं खुलासा निगारी पर बात कर चुकी हूँ कि खुलासे के लिए ज़रूरी है कि हम 1/3 सबक का मवाद इकट्ठा करें और हम उसी हवाले से जिस तरह से मज़मून में बात की है हम उसी तरह चलें। तो अब हम खुलासे पर बात करते हैं। मुसन्निफ़ ने गैर संजीदा रवैये के हवाले से ऊँह के लफ्ज़ की तर्जुमानी की है और बताया है कि एक लफ्ज़ ऊँह गैर ज़िम्मेदाराना रवैये की तर्जुमानी करता दिखाई देता है। और इस सिलसिले में साहिब मज़मून ने तारीख़ से मिसालें दी हैं, सियासत से मिसालें दी हैं। तारीख़ के हवाले से पहले उन्होंने बात की है नेपोलियन की, उसके जर्नेल ग्रोश की कि नेपोलियन ने जब उसे हुक्म दिया कि फ़ौरन हमला करो और ब्लोशर के आने से पहले हम फ़ौज को ख़त्म कर देंगे, और जर्नेल ने ऊँख कर दिया। जर्नेल के ऊँख करने की वजह से वो आराम से नाश्ते से फारिग होकर निकला और वाटरलू की लड़ाई से यूरोप का बल्कि सारी दुनिया का नक्शा बदल गया। इसी तरह से हिंदुस्तान में नादिर शाह जंग के लिए चला आ रहा था और मोहम्मद शाह बादशाह ऐशो इशरत में था। उसकी ऊँच से दिल्ली तबाह बर्बाद हो गई, नादिर शाह ने कब्ज़ा कर लिया। इसी तरह से मरहटे आ रहे हैं, दिल्ली पर कब्ज़ा कर लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली को खबर होती है और वो बदला लेने के लिए चलता है। तो इसी तरह से बलकर और सिंधिया दोनों मिलकर समझाते हैं कि हल्के सामने से मुकाबला करो, आमने सामने से हम मुश्किल से लड़ाई शायद जीत पाएंगे। तो दिल्ली पर मौजूद कब्ज़ा किया हुआ ग्रुप बहाव का ऊँख कर देता है और सल्तनत हिंद का जो ख्याल मराठों का होता है, पानीपत की लड़ाई से उनका ये ख्याल ख्वाब ही की सूरत अख्तियार कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर हम सियासत पर बात करते हैं। सियासत के हवाले से हिंदुस्तानी सियासत में हमें तमाम तर जो भी देखा जाए असेंबलीज़ में जो झगड़े चले आ रहे हैं, किसी बात पर वो लोग इकट्ठे नहीं होते। असेंबली में भी देखा जाए, जलसे जुलूसों में देखा जाए, हर जगह गैर संजीदा रवैया नज़र आता है। अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए वो लोग ज़रूर सामने आएंगे, लेकिन इसके बाद अब जलसा करने वालों की बात की जाए या असेंबली की बात की जाए, हर जगह कहा जाता है कि जैसे गोया ऊँख कर दिया गया। लोगों से पूछो तो इंशाअल्लाह 90% ऊँ से जवाब देंगे, जिसके मायने समझे जाते हैं कि जलसा बेकार, स्पीकर बेवकूफ़ और सुनने वाले गधे। इसके बाद बात करें तालिबे इल्मों के गैर संजीदा रवैये की, कि तालिबे इल्म सबसे ज़्यादा गैर संजीदा होते हैं। तमाम साल खेल कूद में गुजार देते हैं, जब इम्तिहान का वक्त आता है सोचते हैं कि कल से पढ़ेंगे। इम्तिहान होते हैं और नाकामी मुकद्दर बनती है और उस पर वो ये कहते हैं कि माँ बाप के पास पैसा बहुत है, कोई मसला नहीं, हम पैसे लेके बाहर चले जाएंगे। और माँ बाप की गैर संजीदगी को देखें, तालिबे इल्मों की नाकामी पर किस कदर गैर संजीदा कि वो ये सोचते हैं कि अगर हमने बच्चे को कुछ कहा तो बच्चा कहीं ख़ुदकुशी ना कर ले, इसलिए वो अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते। इसी तरह से बीवी का गैर संजीदा रवैया हो घर के काम काज के हवाले से, घर को संभालने के हवाले से, तो घर तबाह हो जाते हैं। हाँ, सिर्फ़ एक रिश्ता ऐसा है, मियाँ बीवी का रिश्ता, जिसमें ऊँख का यानी गैर संजीदा रवैया फ़ायदेमंद रहता है, वो भी सिर्फ लड़ाई झगड़े की सूरत में, कि अगर लड़ाई झगड़े में गैर संजीदगी इख्तियार की जाए तो मियाँ बीवी की ऊँख फ़ायदेमंद रहती है। और आखिर में साहिब मज़मून ने बात की है फ़तह और शिकस्त की,
کہ جو کامیابی کو کامیابی نہیں سمجھتا اور ناکامی کو جو ناکامی نہیں سمجھتا اور غیر سنجیدہ رویہ اختیار کرتا ہے تو ہمیشہ ان کے مقدر میں تقدیر کی ٹھوکریں ہی ہوتی ہیں۔ اور یہاں یہی بتاتے ہیں کہ اگر ہم تقدیر کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ تقدیر بلا تعلق تدبیر کے قائل ہو گئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بغیر تدبیر کیے ہمیں جو بھی فائدہ مل رہا ہے تقدیر کی سبب مل رہا ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو جب تک ہم بات نہیں کریں گے کہ تدبیر اختیار کی جائے، چوتھا درجہ اونگ کا نکالا ہے، تقدیر خالص کا آخری زینہ ہے کہ ہم نے اس معاملے میں تسلیم کر لیا کہ جو بھی کام ہے وہ تقدیر کی طرف سے، تو ہم آخری زینے کو بھی گویا طے کر چکے۔ اور اگر ہمارے زمانے کی یہی حالت رہی تو ہم اگر غیر سنجیدہ رویے سے نکلے تو شاید کامیابی مقدر بنے، اور اگر یہی غیر سنجیدہ رویہ رہا تو ہمیشہ کی طرح ناکامی ہمارے استقبال کے لیے تیار کھڑی ہوگی۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ مضمون یہیں تمام ہوا۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔